हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारी वन शॉट की इस सीरीज में। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया तड़कता भड़कता चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब आज इस प्रोबेबिलिटी को एक ही शॉट में खत्म करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या बातें हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए या आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए प्रोबेबिलिटी में जो जो चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। आखिर चैप्टर प्रोबेबिलिटी किस बेसिस पर बना है। चलिए, अब प्रोबेबिलिटी के बारे में आप में से बहुत से लोग पहले से ही बहुत सारी बातें जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। अगर आप में से किसी को यह नहीं आता कि हम प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। तो अगर आपको सैंपल स्पेस बनाने नहीं आते तो हम 10th में, 11th में, इन सब क्लासेस में, 9th में, इन सब क्लासेस में हमने सीखा कि किसी भी इवेंट के सैंपल स्पेस कैसे बन सकते हैं। एक बार आप उन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी का पहला टॉपिक, जो कि क्या है? जो पहला टॉपिक आपको क्लास 12th में दिया हुआ है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या दिया हुआ है पहला टॉपिक? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब अगर बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी कंडीशन पर जब कोई भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो जाए, यानी किसी भी कंडीशन पर निर्भर हो, किसी भी कंडीशन पर डिपेंड करे, ऐसी प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है? इवेंट्स क्या होते हैं? किसी भी सैंपल स्पेस का टुकड़ा। सैंपल स्पेस जैसे आपने कोई डाइस को फेंका, ठीक है? सपोज आपने डाइस को फेंका, चलो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने डाइस को एक बार फेंका, तो लेट एस इक्वल्स टू, तो आपने डाइस को एक बार फेंका तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इन्हीं में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अगर आप एक बार डाइस को फेंकते हैं तो डाइस को फेंकने में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो जो नंबर आ सकता है उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो ये हमारे क्या हो गए? सैंपल स्पेस। अब इसके अंदर से अगर मैं कोई चीज बनाता हूं, ठीक है, लाइक मैं कहूं ई एंड एफ आर इवेंट्स। ई और एफ क्या है? इवेंट्स। तो ई और एफ इवेंट्स तब होंगे, इवेंट्स वो होते हैं जो किसी सैंपल स्पेस के अंदर से हो। अगर मैं देखूं तो यहाँ एक डाइस को फेंका है, तो एक डाई को फेंकने के बाद ये सैंपल स्पेस आ रहा है। इस सैंपल स्पेस के अंदर से जो जो मैं चीजें पॉसिबली कर सकता हूं वो मेरे इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि मैं ई इवेंट में क्या कह सकता हूं? ई इवेंट में कह सकता हूं ऑड नंबर्स, कि मैं सैंपल स्पेस में से सिर्फ कौन से नंबर्स लेना चाहता हूं? ऑड नंबर्स। एफ इवेंट में क्या कह सकता हूं? एफ इवेंट में कह सकता हूं कि भाई मैं सैंपल स्पेस में से कौन से नंबर्स लेना चाहता हूं? नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स कह सकता था, प्राइम नंबर्स कह सकता था, कंपोजिट कह सकता था, होल नंबर्स कह सकता था, मतलब कुछ भी इस तरीके से मैं उसमें कह सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है? ई और एफ जो होते हैं ना, वो इवेंट्स होते हैं किसी एक सैंपल स्पेस के। जैसे सैंपल स्पेस एस की बात करूं, जब इसके अंदर से जब इसके अंदर से आप इवेंट्स लोगे, इसके अंदर की चीजें लोगे, इसके अंदर से आप कोई चीज लोगे, उसी को हम क्या कहते हैं? इवेंट्स। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि आखिर इवेंट्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? आपके पास दो इवेंट्स होते हैं सपोज, ठीक है? जैसे आपके पास ई और एफ दो इवेंट्स हैं, ठीक है? उसी तरीके से दो इवेंट्स हैं आपके पास, ई और एफ ही ले लो। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स। दो इवेंट्स हैं आपके पास
और उन इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है? ऐसे बनती है जैसे पीई अपॉन एफ। अब पीई अपॉन एफ का फॉर्मूला कैसे बनता है जरा प्यार से समझिए। तो अगर मैं बात करूं पीई अपॉन एफ की, तो पीई अपॉन एफ में पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे नीचे वाला, नीचे एफ इवेंट है तो सिर्फ एफ वाला। इस तरीके से आप कंडीशनल का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो इस चैप्टर की जान है और बहुत जरूरी है, कि जो ये फॉर्मूला बना है वो बना किस बेसिस पर है? वो इस बेसिस पर बना है कि फाइंड वाला इवेंट तो आपको ऊपर रखना है और गिवन वाला इवेंट नीचे। क्योंकि अगर आप फाइंड अपॉन गिवन याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल बनती कैसे है, कंडीशनल बनती है कि ऊपर वाला इवेंट हमें फाइंड करना होता है और नीचे वाला इवेंट गिवन होता है। तो ये ई अपॉन एफ कंडीशनल कैसे बनी होगी कि एफ तो मुझे दिया होगा, उसके बेसिस पर मुझे ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और इसी को हम कह देते हैं ई अपॉन एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनी है कि एक इवेंट है लाइक एफ, उसके डिपेंड होकर एक इवेंट ई हो रहा है, उस पर निर्भर होकर एक इवेंट ई हो रहा है, और उस इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उस इवेंट ई की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, वो उस वक्त पे कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब बनती है? तो जब बनती है जब दो इवेंट्स की बात है, एक हमें गिवन है और एक हमें फाइंड करना है। ऐसे केसेस में क्या बनती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे ई अपॉन एफ है, उसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई भी हो सकती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई भी हो सकती है। तो अगर एफ अपॉन ई होती है, एफ अपॉन ई के केस में आप क्या करेंगे? तो एफ अपॉन ई के केस में आप क्या करेंगे? तो एफ अपॉन ई के केस में करेंगे ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे नीचे वाला, तो नीचे इवेंट कौन है? ई। तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका बता दिया है कि ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है, लाइक ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, और नीचे नीचे वाला, जिस भी इवेंट नीचे वाले को दिया हो, जिस भी इवेंट नीचे वाले की बात हो रही हो, वो नीचे वाला आपको उसमें लेना है। और इस तरीके से आप फॉर्मूला बना लेते हैं किसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और यहां से आप समझते हैं कि बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, और उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चीजें पढ़नी है, मतलब क्या उसका बेसिस है। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पी ई की वैल्यू 7/13 है, प्रोबेबिलिटी एफ की 9/13 है, और पीई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 4/13 है। आपसे पहले पार्ट में क्या मांगा है? आपसे पहले पार्ट में मांगा है पी ई अपॉन एफ। ये ई बाई एफ का मतलब है ई अपॉन एफ। तो ई अपॉन एफ के लिए आप कंडीशनल लगाओगे, क्योंकि ई अपॉन एफ मांगा है। ई अपॉन एफ के लिए कंडीशनल होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे वाला, नीचे एफ है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 4/13, और एफ की वैल्यू है 9/13। 13 से 13 कट जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 4/9। इस तरीके से तो आप कंडीशनल लगा सकते हो। कैसे? बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू आपको दे ही रखी है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला अप्लाई करते ही वैल्यू सारी आपको दी हुई है, सारी वैल्यू पुट कर लो जितनी मतलब फॉर्मूले में यूज हो रही है, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या मांगा है? तो सेकंड पार्ट में कह रहा है पी एफ अपॉन ई। क्या कह रहा है? पी एफ अपॉन ई। तो पी एफ अपॉन ई की अगर बात कर रहा है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगी, अपॉन नीचे नीचे वाला, नीचे ई है तो यहाँ पीई हो जाएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आपको दे ही रखी है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 4/13 है। और उसी तरीके से अगर पीई की बात करूं तो पीई की 7/13 है, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/7। तो 4/7 इसका पार्ट का क्या आ जाएगा?
आंसर। इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। आई होप इतनी बातें क्लियर है अभी तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट, पी ई बार अपॉन एफ। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो देखो कुछ अलग सा आ गया, तो बिल्कुल कुछ तो अलग सा आ रहा है। थर्ड पार्ट में आ गया पी ई बार अपॉन एफ। पी ई बार अपॉन एफ में शर्माने की आई घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बाकी पार्ट्स करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन किसका? पी ई बार इंटरसेक्शन एफ का। चलिए जी, और नीचे नीचे वाला जो कि पहले से क्या है? पी एफ है। अब अगर कभी भी ऐसा हो, आपका कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में एक के ऊपर तो बार है, ठीक है, आपके पास कभी भी कोई वैल्यू ऐसी आ जाए कि ई के ऊपर तो बार है, इंटरसेक्शन में एफ के ऊपर बार नहीं है। एक के ऊपर बार है लेकिन किसी दूसरे के ऊपर बार नहीं है। कभी भी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, तब आप उस केस में क्या करेंगे? तो जिसके ऊपर बार नहीं है कौन है? वो एफ। जिसके ऊपर बार नहीं है वो कौन है? एफ। तो आप पीएफ लेंगे और उस पीएफ में से माइनस कर देंगे, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से इस पूरे को माइनस कर देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ को, अपॉन पीएफ ऐसे ही रहेगा नीचे जैसे था। पीएफ ऐसे ही रहेगा जैसे नीचे था। मतलब मैंने आपको बार का फॉर्मूला बनाना बता दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से उसको पूरे को माइनस कर लो जो भी है, मतलब बार हट जाता है, ऐसे ऐसा करने से बार हट जाता है। अब इन सारी को वैल्यूज को रख लो आप, तो पी एफ की वैल्यू रखेंगे तो पी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 9/13 है। इंटरसेक्शन की 4/13 है और एफ की 7/13 है। तो 9 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 5/13 और नीचे है 7/13। 13 से 13 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? 5/7। क्या आंसर बचेगा? 5/7। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिए इसके 3 पार्ट। अभी इसके 2 पार्ट और बचे हैं। फोर्थ वाला ये, एक तो ये और एक ये फिफ्थ वाला, तो दोनों को एक एक करके चलो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या मांग रहा है? तो फोर्थ पार्ट में आपसे मांग रहा है पी ई अपॉन एफ बार। क्या मांगा है उसने? पी ई अपॉन एफ बार। अब ई अपॉन एफ बार में भी है तो कंडीशनली। अब अगर कंडीशनल है तो कंडीशनल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो कंडीशनल का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी एफ बार। इस तरीके से लगाएंगे। अब इस तरीके से लगाएंगे तो ऊपर देखो, ऊपर इंटरसेक्शन में किसके ऊपर बार नहीं है? ई के ऊपर बार नहीं है। तो ई के ऊपर बार नहीं है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बन जाएगा? जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन को घटा दो, बार बार सब हट जाते हैं। ठीक है, तो बार हटाने का तरीका क्या है कि जिसके ऊपर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से पूरे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, उसके ऊपर का बार हट जाएगा। तो अगर उसके ऊपर का बार हट गया तो नीचे वाले का भी बार हटाना पड़ेगा। यह है पी एफ नॉट। पी एफ नॉट बना होगा जब 1 माइनस किया हुआ होगा पी एफ। ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, ये हम पढ़ते थे क्लास 10th में कि पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो वहीं से मैंने निकाला है कि पी नॉट एफ की हो जाएगी 1 माइनस पी एफ। ठीक है, उसी फॉर्मूले से निकाला है। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज पुट होंगी। तो प्रोबेबिलिटीज में पीई की कितनी दे रखी थी? आई डोंट रिमेम्बर। 7/13 और पी एफ की 9/13 है। ये 7/13 है, ये -4/13 है और ये 9/13 है। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 में से 4 जाएंगे 3/13 अपॉन 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा जो कि आएगा 3/9। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1/3। तो आंसर कितना आएगा आपका? फाइनल आंसर 1/3। तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक पार्ट और दे रखा है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है?
दोनों पे बार है, ई पे भी और एफ पे भी। अगर दोनों पे बार है तो फॉर्मूला तो ऐसे ही बनेगा जैसे नॉर्मली बनता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी एफ बार। अब अगर दोनों के ऊपर बार है, यानी दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के ऊपर बार का फॉर्मूला बनाने का तरीका है वन माइनस साइन पलट दो। इंटरसेक्शन का है तो किसका कर दो, यूनियन का। दोनों के ऊपर बार आए तो उसे वन में से घटाओ और साइन को पलट दो। इंटरसेक्शन का है तो किसका कर दो, यूनियन का। यूनियन का हो तो किसका कर देना, इंटरसेक्शन का। इस केस में आपका साइन पलटा जाता है, तो इस केस में आप उसका साइन पलट देंगे। ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ का फॉर्मूला आपने सेट्स में पढ़ा होगा वैसे, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं है, बट ई यूनियन एफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, वन माइनस ई यूनियन एफ का होता है पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन वन माइनस पी एफ। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख लो, अब आपके पास सारी वैल्यूज रख सकते हैं आप। वन माइनस ये हो जाएगा 7/13 प्लस 9/13 माइनस 4/13 अपॉन वन माइनस 9/13। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर ले। अगर आपने जब सारी वैल्यू रख ली है तो एक एक करके इन वैल्यू को क्या कर ले, कैलकुलेट। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो आप 16 होते हैं, 16 में से 4 जाएंगे तो 16 में से 4 जाके क्या बचेगा, 12। तो यहां ऊपर बच रहा है वन माइनस 12/13, और ऐसे ही नीचे एलसीएम लेके करेंगे तो वहां बच रहा है 4/13। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहां 1/13 बचेगा और नीचे बचा हुआ है 4/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बच जाएगा 1/4। क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1/4। और यही 1/4 आपके इस पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर। तो यानी इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ आपको सारे बार के फॉर्मूले बता दिए कि अगर वैल्यूज पर बार आता है तो किस तरीके से आप उस बार को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस बार को हटा सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको वो आ जाए तो अब आप उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जरा कुछ चीजें। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ें आप। टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, दो सिक्कों को उछाला गया एक बार, और उन दो सिक्कों को एक बार उछालने के बाद कह रहा है डिटरमाइन करो पी ई बाई एफ, जबकि ई है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन और एफ है वन कॉइन शोज हेड। अब अगर ये बात आपको दी हुई है ई और एफ के बारे में, तो जरा देखते हैं। कॉइन को कितनी बार उछाला गया, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने कॉइन्स को उछाला गया, दो कॉइन्स। अगर दो कॉइन्स को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल्स। तो मतलब अगर किसी भी कॉइन को दो बार उछाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो उसका सैंपल स्पेस बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये उसका सैंपल स्पेस हुआ। इस सैंपल स्पेस में से ई इवेंट क्या कह रहा है, वो इस सैंपल स्पेस में से ई इवेंट कह रहा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। टेल कितने कॉइन्स पर आया, वन कॉइन पर। तो एक कॉइन पर अगर टेल आया तो ऐसे कितने आउटकम्स है जिनकी एक कॉइन पर टेल है, तो ऐसे दो आउटकम्स है, हेड टेल और टेल हेड। ऐसे कितने आउटकम्स है, दो आउटकम्स है। अब एफ इवेंट की बात कर लेते हैं। एफ इवेंट आपसे क्या कह रहा है, वन कॉइन शोज हेड, ऐसे जिनके एक सिक्के पर क्या हो, हेड हो। तो एक सिक्के पर हेड रहा होगा एच टी और टी एच, यही दो सिक्के हैं क्योंकि इसके एक सिक्के पे ये रहा हेड, एक सिक्के पे ये रहा हेड। इसमें तो दोनों हेड है, उसमें दोनों नहीं है, तो एक तो हेड होना ही चाहिए था, उसने कहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके ई और एफ बन गए। अब आपसे कह रहा है डिटरमाइन ई अपॉन एफ। क्या चाहता है आपसे, ई अपॉन एफ चाहता है, प्रोबेबिलिटी चाहता है किसकी, ई अपॉन एफ की। ई अपॉन एफ में जब आप कंडीशनल लगाएंगे तो ये बनेगा दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे नीचे वाला
यहाँ एफ है तो यहाँ पे पी एफ हो जाएगा। अब आप देखें जरा, अगर मैं बात करूं दोनों के इंटरसेक्शन की, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितनी आउटकम्स आ रही हैं? दो आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों इसके पास भी है, यही दोनों इसके पास भी है। तो अगर ई और एफ के इंटरसेक्शन की बात करूं तो ई और एफ के इंटरसेक्शन में कितनी आउटकम्स आ रही हैं? दो। ई और एफ के इंटरसेक्शन में दो आउटकम्स आ रही है, कितने में से? चार में से, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो पूरी चार ही है ना। तो उन चार में से, सैंपल स्पेस की पूरी चार में से दोनों के इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू आ रही है। अपॉन पीएफ, पीएफ की अगर बात करूं तो एफ में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, आउटकम्स आ रही हैं, तो एफ में भी कितनी आउटकम्स आ रही हैं? दो आउटकम्स आ रही हैं। तो अगर एफ में भी दो आउटकम्स आ रही हैं तो प्रोबेबिलिटी एफ की हो जाएगी 2/4। अब अगर इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अब वैसे भी सोच सकते थे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक के होने के बाद दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी। अगर एक सिक्के पे हेड आ जाए तो कह रहा है बाकी बचे हुए सिक्के पे टेल्स आने की। ठीक है, अगर एक बार सिक्का उछाला और सिक्का उछालने पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, तो कह रहा है बताओ बाकी बचे कुछ सिक्के पे क्या हो? टेल्स हो। ठीक है, चलो। हाँ, वन कॉइन शोज हेड और वन टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। तो टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन इन दोनों कॉइनों में आ रहा है, और वन कॉइन शोज हेड वो इन दोनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे कंडीशनल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप आप बता सकते हैं कि इस तरीके से कंडीशनल के क्वेश्चन कैसे होंगे। अब एक इस तरीके से भी कई बार कंडीशनल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसे कहते हैं लैंग्वेज फॉर्म। अब इस लैंग्वेज फॉर्म को जरा प्यार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि लैंग्वेज हमसे क्या कहती है। कहती है हमारे पास कहती है हमारे पास दो डाइस है, दोनों को एक साथ फेंका गया। एक डाइस ब्लैक है, एक डाइस रेड है। तो मैंने जो दो डाइस मान ली, उनका सैंपल स्पेस जब आप बनाने जाओगे तो 36 आउटकम्स बनेंगी। 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरीके से सारी जब आप ऑब्जर्वेशन बनाओगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, और यहाँ पे आप बनाओगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर बनाएंगे आप 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर आप बनाएंगे 5,1। तो दो डाइस हैं तो एक ब्लैक है और एक रेड है, तो यानी यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे टोटल 36 आउटकम्स बन जाएंगी। 5,6। उसी तरीके से आगे क्या ऑब्जर्वेशंस बनेंगी? तो आगे बनेंगी सैंपल स्पेस 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये टोटल 36 आपने आउटकम्स बनाई। अब इन 36 आउटकम्स में कहा है एक डाई ब्लैक है और एक डाई रेड है। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया ये वाली जो डाई है ये रेड है, यानी यहां पे सारी रेड डाई की ऑब्जर्वेशन है। और एक मैंने मान लिया इस वाली पर, इस पर सारी ब्लैक ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने क्या ले लिया कि जो डाइस है वो दो हैं, उसकी पहली ऑब्जर्वेशन सारी ब्लैक है और बाद वाली ऑब्जर्वेशन सारी रेड है। अगर मैंने ऐसा मान लिया तो चलो देख लेते हैं आखिर ई और एफ क्या दे रखे थे इसमें। ई एफ, जो भी फाइंड करना है उसे ई मानना, और जो भी गिवन है हमेशा उसे क्या मानना? एफ। जो भी फाइंड करना है ई, जो भी गिवन है एफ। जो भी फाइंड करना है ई, जो भी गिवन है एफ। फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी पे सम कितना हो? 8। तो इसे ई मानो। सम इज 8, सम 8 होना चाहिए, यह आपने ई मान लिया। ऐसे ही गिवन क्या है? गिवन है कि रेड डाई का रिजल्ट क्या हो? लेस देन 4। रेड डाई, उसे एफ मानो। रेड डाई
रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4। तो यहां पे नंबर जो भी आप लेंगे वो लेंगे लेस देन 4। तो लेस देन 4 के लिए, अगर बात करें तो रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4, और ई की बात करें तो सम इज 8। तो यहां पे अगर इतनी बात आपकी क्लियर है सारी, तो इन्हें जरा एक मिनट देख लेते हैं कि ई इवेंट में क्या क्या आ रहा है। ई इवेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं? वो सारी ऑब्जर्वेशन जिनका सम कितना हो, 8 हो। तो इसमें से वो सारी ऑब्जर्वेशन उठा लो जिनका सम 8 है। 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, यानी क्रॉस में जितनी भी होंगी वो सारी सम ऑब्जर्वेशन 8 होगा। तो कौन कौन सी आ रही है? 6 2, 6 2 के बाद 5 3, 5 3 के बाद 4 4। अच्छा, वैसे मैंने मार्क कर दी, तो आई होप कि अगर मैंने यहाँ पे मार्क कर दी तो आपको समझ आ गई होंगी, तो मुझे यहाँ लिखने की शायद जरूरत ना पड़े। चलो, जो ये मैंने मार्क किया ग्रीन से, ये ई है। ग्रीन से क्या मार्क किया है? ई। चलो मैं एफ को किसी और कलर से ही ले लूंगा, उसी कलर से एफ की मार्क कर देंगे। एफ को मैंने ये ले लिया, ये वाले का, इस वाले कलर से ले लिया। अब एफ है रेड डाई का नंबर क्या हो, लेस देन 4। तो रेड डाई बाद वाली है, तो मतलब वो सारी ऑब्जर्वेशन जिनका बाद वाला जो है वो 4 से छोटा है, तो वो ऑब्जर्वेशन ये होंगी। जिनका बाद वाला 4 से छोटा है, तो वो ऑब्जर्वेशन ये होगी। ये सारी ऑब्जर्वेशन होंगी, ये 18 की 18 ऑब्जर्वेशन होंगी जिनका जो रेड वाला है वो क्या है, 4 से छोटा है। अब आपसे कंडीशनल मांगी है। अब आपसे क्या मांगी है? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है, आपसे कह रहा है, हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहा था ना, तो फाइंड जिसे करा रहा है उसे ऊपर रखना। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंडीशनल की इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फाइंड वाले इवेंट को आपको कहां लिखना है, ऊपर। तो पीई ऊपर होना चाहिए और एफ नीचे, मतलब आपको चाहिए पीई अपॉन एफ। ई फाइंड करना है और एफ गिवन है, तो ई अपॉन एफ चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ चाहिए। पी इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है, इस पिंक वाले कॉलम में और ग्रीन वाले डैश में सिर्फ ये दो कॉमन है। तो मतलब दो कॉमन है, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है 36 में से, अपॉन एफ। एफ में कितने आता है, पिंक वाला है, इस पिंक वाले बॉक्स में टोटल कितने हैं, 18 आ रहे हैं, मतलब ऐसे 18 नंबर्स है। ठीक है, तो 18/36 हो जाएगा। और 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 18 को काटेंगे तो ये क्या बचेगा, 1/9 बचेगा। क्या बचेगा, ये 1/9। इस तरीके से आप सॉल्व करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, उनकी भी जिनका नहीं दिया हुआ है, यानी जिन क्वेश्चनों में आपको लैंग्वेज दी हुई है, उन लैंग्वेज क्वेश्चन से भी आप इवेंट ई इवेंट एफ बनाकर उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होंगी। तो अगर ये चीजें आपको समझ आई हैं तो चलिए, अब सेकंड टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी में, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में जो सेकंड टॉपिक है, उस सेकंड टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है सेकंड टॉपिक? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, तो जरा एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स। सपोज कीजिए ई और एफ क्या है, आपके दो इवेंट्स हैं। अब ई और एफ अगर आपके दो इवेंट्स हैं और आपको इंडिपेंडेंट की कंडीशन पता करनी है, ई और एफ अगर दो इवेंट्स है किसी सैंपल स्पेस के, तो जो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना, वो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड रहते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तब कहलाते हैं कि ई एंड एफ आर
इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब हम कह सकते हैं कि ई और एफ हमारे कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें आपके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, आपके इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की अगर मल्टीप्लाई बन जाती है, तो उसी केस को, उसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो उसी फॉर्म को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमरे वीडियो लोग, आपको ये पता चल गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और कैसे उसकी कंडीशन चेक की जा सकती है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू उसे चेक किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट है और कौन से नहीं है। अब इसी के साथ साथ कुछ कंडीशन और आ जाती हैं, ठीक है। एक आध कंडीशन अगर और आ जाए तो उसे भी ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब मैं आपको बता दूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाइव। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाइव। और जिनका इंटरसेक्शन फाइव होता है उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जिनका इंटरसेक्शन फाइव होता है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनके इंटरसेक्शन, जिनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। जिनकी इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसे केसेस को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। अब इस कंडीशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब भी अगर ये यूज में आ जाए तो, मतलब आपसे कह दे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप समझ जाएं कि इंटरसेक्शन कितना होगा, जीरो होगा। एक आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब सिंपल कंपाउंड ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट मेनली आपको यही याद रखना है एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में सपोज ई और एफ आपके पास दो इवेंट्स हैं। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स। अब ई और एफ अगर आपके पास दो इवेंट्स है, तो होता क्या है कि इनके जो इंटरसेक्शन की बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होती है, इनका यूनियन जो होता है वो सैंपल स्पेस बन जाता है। इनका यूनियन क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस, जिसकी वजह से इनके यूनियंस की प्रोबेबिलिटी वन होती है। जिसकी वजह से इनके यूनियंस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, दो इवेंट्स है ई और एफ, उनका जो यूनियन है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, टोटल वन हो जाती है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी जब टोटल वन हो जाती है, ऐसे ही इवेंट्स को क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट सॉरी। और जिनमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी जीरो, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं और वो एग्जॉस्टिव। और मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की आपको कंडीशन बताई दी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके तब बनते हैं जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई बनती है। तो यहां तक बात आई इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कि आखिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो चलो जरा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। आपको ये दिया हुआ है तीन वैल्यू, गिवन है पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी। अब कह रहा है आर द इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो अगर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाती है, मतलब अगर इनके ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पीबी के बराबर आ जाती है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब ये है या नहीं उसके लिए रख के देख लो। इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6, इसकी 1/2, पीबी की 1/3। तो देखा गया 1/6 इक्वल्स टू 1/6, दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो मतलब इंटरसेक्शन उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रहा है। तो कह सकता हूं मैं ए एंड बी
आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। वरना अगर ये बराबर नहीं आते तो ये डिपेंडेंट हो जाते, यानी एक दूसरे पे निर्भर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर रही होगी। अब कह रहा है प्रूव दैट, अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन इवेंट पी ई एंड एफ डैश यानी एफ बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो हमें प्रूव करना है पी ई इंटरसेक्शन एफ बार इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो ये अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होगा पीई इंटू पी एफ बार। भाई अगर ये दोनों साइड बराबर आती हैं तो ही तो ये इंडिपेंडेंट है, वरना तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड बराबर आती हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए मुझे ये करना है, मुझे पी इंटरसेक्शन एफ बार को बराबर लाना है किसके, पीई इंटू पी एफ बार के। चलिएगा जी, उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बार। अब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बनाना सिखाया था कि भैया जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से पूरे के इंटरसेक्शन को घटा दो। हाँ जी, समझ गए, ऐसे ही कह रहे हैं, चलो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं जी। तो अगर ऐसे ही कह रहे हैं तो यहां आ गया पी इंटरसेक्शन एफ, और ई और एफ तो पहले से कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ई और एफ पहले से कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर पी और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा पीई इंटू पी एफ हो जाएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा जी, पीई इंटू पी एफ हो जाएगा। अब इसमें से पीई कॉमन कर लीजिए, तो अगर आप पीई कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस पी एफ हो जाएगा। अब वन माइनस पी एफ को आप क्या लिखते हैं, तो वन माइनस पी एफ को लिखते हैं आप पी एफ बार। वन माइनस पी एफ को क्या लिखते हैं आप, पी एफ बार। तो आप अगर देखो तो इनके इंटरसेक्शन इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इस तरीके से आप इन्हें इंडिपेंडेंट शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ ई और एफ बार जो है, ई और एफ डैश जो है, वो दोनों भी आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि उनका जो इंटरसेक्शन है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के बराबर आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, सही है। चलो आगे चलते हैं, जरा आगे देखते हैं कुछ चीजें। हाँ, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है ये, इसे देखो भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। अब एक हस्बैंड और एक वाइफ इंटरव्यू देने गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ इंटरव्यू देने गए हैं साथ में। अब दोनों जब साथ में इंटरव्यू देने गए हैं, तो दोनों साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं दो वैकेंसी के लिए, सेम पोस्ट है, ठीक है, सेम पोस्ट की दो वैकेंसी है, उनके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। तो मतलब हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सिलेक्शन की 1/5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों क्या हो गए होंगे, सेलेक्ट हो गए होंगे। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए बोथ विल बी सेलेक्टेड की, तो बोथ विल बी सिलेक्टेड का मतलब क्या है, तो बोथ विल बी सिलेक्टेड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हस्बैंड की भी, हस्बैंड भी सेलेक्ट हो गए, इनटू वाइफ भी सेलेक्ट हो गई। भाई बोथ विल बी सिलेक्टेड का मतलब क्या है, हस्बैंड भी सेलेक्ट हो गए और वाइफ भी सेलेक्ट हो गए। तो हस्बैंड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/7, और वाइफ सेलेक्ट होने की 1/5, तो ये हो जाएगा 1/35। तो दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/35। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब कह रहे वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, सिर्फ एक सेलेक्ट हुआ हो उनमें से,
उन दोनों में से सिर्फ एक सेलेक्ट हुआ हो। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तीन व्यक्ति, बताओ दो सॉल्व कर देंगे, एक से नहीं होगी। या कोई टारगेट हिट कर रहे हैं, बताओ किसने टारगेट को हिट किया होगा, एक ने किया होगा, दोनों ने किया होगा, एक से हुआ दूसरे से नहीं हुआ, दूसरे से हुआ पहले से नहीं हुआ। इस तरीके के क्वेश्चनों की भरमार है और बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लगाते जाना है ताकि आप एक भी मार्क्स का उसमें ना छोड़ें। तो ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए सिर्फ कितने सेलेक्ट हुए हैं उनमें से सेलेक्टेड। तो अगर एक सेलेक्ट हुआ होगा तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया होगा तो कौन नहीं सेलेक्ट होगी, वाइफ नहीं सेलेक्ट होगी, बार लगा दो। नहीं सेलेक्ट होगी के लिए क्या लगा दो, बार। प्लस वाइफ सेलेक्ट हो गई है, तो वाइफ सेलेक्ट हो गई है तो कौन नहीं सेलेक्ट होगा, हस्बैंड नहीं सेलेक्ट होगा, तो हस्बैंड पे बार लगा दो। तो यानी आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। हो सकता है हस्बैंड सेलेक्ट हो गया हो, वाइफ ना हुई हो सकता है वाइफ सेलेक्ट हो गई हो, हस्बैंड नहीं हुआ हो, क्योंकि उन दोनों में से एक बार में एक ही सेलेक्ट हुआ है और कौन सा हुआ है ये हमें पता नहीं है। नहीं पता है तो हम दोनों को एक एक करके लेंगे। अब दोनों को अगर एक एक करके लेते हैं तो हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सेलेक्ट ना होने की, सेलेक्ट होने की 1/5 है तो ना होने की 4/5, प्लस वाइफ के सेलेक्ट होने की 1/5 है, अब हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की, सेलेक्ट होने की 1/7 है तो इसे 1 में से घटा लो तो ना होने की हो जाएगी 6/7। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 35 4 6, 10/35, 5 से काट लें 2/7, 5 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7। और यही आपकी इसका प्रोबेबिलिटी का यानी सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 2/7। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आई होप उसे कर सकते हैं। आई होप अगर उसे कर सकते हैं तो चलें आगे चलते हैं। तेरे जीवन की दशा, तेरे रस्तों का नशा, तेरे प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, रे बाबा रे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अब पढ़ते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक और बढ़िया टॉपिक, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और एक्चुअल में क्या टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अगर मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी की, तो मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान देना, बहुत जरूरी है इसे समझना, समझ लो वरना बेस थ्योरम समझ नहीं आएगी। और बेस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन बोर्ड में बनने वाला है वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन टोटल और बेस पर बनने वाला है। तो जरा बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करें, मान लीजिए ये कोई सैंपल स्पेस है, ये क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सैंपल स्पेस है जिसे किससे डिनोट किया, कैपिटल एस से। अब इसके अंदर कुछ इवेंट्स है, अब इसके अंदर ये वाला इवेंट E1 है, ये वाला इवेंट E2 है, मैंने मान लिया ये वाला इवेंट E3 है और ऐसे ही एन तक इवेंट है। कहां तक इवेंट है, एन तक। तो मतलब क्या है कि एक सैंपल स्पेस के अंदर कुछ डिफरेंट इवेंट्स है। जैसे मैं कहूं डाइस को, या डाई को एक बार फेंका गया, डाई को कितनी बार फेंका, एक बार। तो एक बार फेंकने के अंदर उसके अंदर इवेंट्स बना सकते हो ना, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, कितने भी इवेंट बना सकते हो, है मतलब बहुत सारे इवेंट बना सकते हो। तो अगर आप बहुत सारे इवेंट बना सकते हैं तो ऐसे ही मैंने भी सैंपल स्पेस के अंदर क्या बनाया, कुछ डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। अब इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स का एक कॉमन इवेंट है, इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स का क्या निकला, एक कॉमन इवेंट निकला।
उस कॉमन इवेंट का नाम है ई। उस कॉमन इवेंट का नाम क्या है? ई। और इस ई को फाइंड करना, इस ई की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना कि ये हर एक में कितना कॉमन होगा। मतलब ये वाला हिस्सा भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी। ये टोटल कितना है, हर एक में कितना कितना कॉमन है, ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को फाइंड करना ही टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। यानी बहुत सारे इवेंटों का एक कॉमन इवेंट हुआ और उस इवेंट का हर एक में से कितना कितना हिस्सा है, उस पूरे की प्रोबेबिलिटी कि उसका किसमें कितना हिस्सा हो सकता है, टोटल हिस्सा उसमें कितना, उसका कितना हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना ही टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो मतलब कुछ कॉमन, मतलब कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या है, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना टोटल कहलाता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना बिड़ू लोग, बड़ा खतरनाक बनता है। ई को फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनता है E1 P E/E1 प्लस, अब E2 इवेंट आएगा तो E2 P E/E2, E3 इवेंट आएगा तो E3 P E/E3। और ऐसे ही चलता जाएगा कब तक, जब तक जितने इवेंट क्वेश्चन में दिए हैं वो पूरे नहीं हो जाते। जब तक जितने इवेंट आपको दिए हैं वो सारे पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, इतना आपको फॉर्मूले में। अच्छा, टोटल में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, अगर दो इवेंट दिए तो फॉर्मूला सिर्फ दो इवेंट तक लगेगा, तीन दिए हैं तो तीन तक लगेगा। तो मतलब टोटल का फॉर्मूला उतने ही इवेंट तक लगेगा जितने इवेंट आपको क्वेश्चन में दिए हैं। और क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ दो ही तरीके के बनते हैं, या तो दो इवेंट के या तीन इवेंट के, तो इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन बनेगा। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा कि टोटल क्या होता है, ठीक है, और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ। एक बैग है, बैग ए कंटेन करता है 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। तो ये मैंने बैग ए बनाया, इसके अंदर 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स रखी। ये बैग ए बनाया, तो बैग ए बनाया जिसके अंदर 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स रखी। हाँ, 4 ब्लैक और 6 रेड थी, सॉरी मैंने उल्टी कर दी। 4 ब्लैक और 6 रेड। चलो, अब कह रहा है बैग बी है, तो मैंने इधर बैग बी बनाया। अब कह रहा है बैग बी में 7 ब्लैक और 3 रेड है। 7 ब्लैक है और 3 रेड है। अब कह रहा है इफ 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट अ डाई इज थ्रोन। अच्छा, कह रहा है डाइस को फेंका गया और अगर उस पे एक और दो आ गया तो बैग ए को चूज किया जाएगा, अन्यथा किसको चूज किया जाएगा, बैग बी को। अब फिर कह रहा है इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, जिस भी बैग को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें से 2 बॉल निकाली जाएंगी बिना देखे, बिना रिप्लेस किए। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर इज ब्लैक। अब मैंने आपको देखो सिंपल कहा है, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करने को कह देगा वो ई है, यही तो आप फाइंड करते हो। तो जो भी केस आपको फाइंड करने को कहेगा, जो भी इवेंट आपको फाइंड करने को कहेगा वो इवेंट क्या है, ई। टोटल के अंदर जो भी आपसे फाइंड करा रहा है वो इवेंट क्या है, ई। और ई क्या है, 1 इज रेड एंड अनदर ब्लैक। हमें ये नहीं पता, ठीक है, हमें बस ये पता है कि 2 बॉल निकालनी है, जो कि एक रेड निकालनी है और एक ब्लैक निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इवेंट्स बनाने हैं आपको, लाइक E1 E2। अब आपको क्या नहीं पता, आपको ये तो पता है रेड और ब्लैक बॉल निकालनी है, आपको ये नहीं पता कि वो कौन से बैग से निकालनी
है। आपको ये तो पता है कि रेड और ब्लैक बॉल निकालनी है, आपको ये नहीं पता ये रेड और ब्लैक बॉल कौन से बैग से निकालनी है। और बैग चूज करने के लिए उसने क्या फेंका है, डाई। तो बैग चूज करने के लिए उसने डाई फेंका है, तो बैग ए चूज करने के लिए क्या आना चाहिए डाइस पे, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, किसके लिए, फॉर बैग ए, क्या सेलेक्ट करने के लिए, बैग ए। अब कह रहा है बाकी अन्यथा कुछ भी आता है, मतलब डाइस पे 3 4 5 या 6 में से कुछ भी आता है, ऐसे में वो किस बैग के लिए जाएगा, बैग बी के लिए। तो मेरे इवेंट्स क्या हो गए कि मुझे रेड और ब्लैक बॉल तो निकालनी थी, लेकिन वो कौन कौन से बैग से निकालनी थी ये नहीं पता था, तो वही बैग मेरे इवेंट्स हो गए, वही बैग मेरे क्या हो गए, इवेंट्स हो गए। तो मेरे इवेंट्स हो गए 1 और 2 फ्रॉम बैग ए, मतलब बैग ए के लिए और फिर बैग बी के लिए। अब आपको पता है आपको टोटल लगानी है। चलो टोटल का फॉर्मूला मैं आपको ऐसे सिंपल बता दूं, तो पी ई वन ई/ई1 प्लस पी ई टू ई/ई2। तो ये आपने टोटल का फॉर्मूला लगा लिया। दो इवेंट है तो आप दो तक ही लेंगे, ठीक है, सिर्फ इवेंट दो ही है तो आप सिर्फ कहां तक लेंगे, दो तक। अब उसने कह रहा है इवन, इवन है 1 और 2 होने चाहिए डाइस पर, डाइस पर 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस पर 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है। अब E/E1 के लिए कह रहा है, E/E1 क्या कहता है कि E1 पहले देखो, कंडीशनल में मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशनल में नीचे वाला गिवन होता है और ऊपर वाला फाइंड करना होता है। तो मतलब इवन गिवन है, इवन गिवन है तो मुझे पता है कि वो किस बैग की बात कर रहा है, बैग ए। किस बैग की बात कर रहा है, बैग ए। और बैग ए में से ई काम करा रहा है, ई काम क्या, रेड और ब्लैक बॉल निकलवा रहा है, ई काम करा रहा है मतलब रेड और ब्लैक बॉल। तो इसमें से रेड निकालूंगा तो 6/10। अब एक कम हो गई होगी तो ब्लैक निकालूंगा तो ब्लैक 4 है, 4/9। और इंटू 2, क्योंकि पहले कोई भी आ सकती है और बाद में भी कोई भी। ऐसे केस में जिसमें मुझे नहीं पता कि पहले रेड आएगी या नहीं आएगी, ब्लैक आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसे केस के लिए क्या करना है, इंटू 2, पहले कोई भी आ सकती है और बाद में भी कोई भी पूछी जा सकती है। अब बात करें ई टू की, ई टू कह रहा है 3 4 5 6 होने चाहिए डाइस पर, तो 3 4 5 6 यानी 4 नंबर होने चाहिए 6 में से, तो 4/6। E/E2 कह रहा है बैग बी में से रेड और ब्लैक बॉल निकालो, तो बैग बी में से अगर रेड निकालेंगे तो 3/10, इंटू ब्लैक निकालेंगे तो एक कम हो जाएगी, लेकिन ब्लैक नहीं, 7/9। टोटल में एक कम हो जाएगी, एक रेड बाहर आ गई ना, ब्लैक तो बैग में अब भी 7 है लेकिन एक रेड बाहर आ गई। और मुझे नहीं पता पहले कौन सी निकली होगी बाद में कौन सी, उसके लिए इंटू 2, उसके लिए क्या कर लूंगा मैं, इंटू 2। अब इस पूरे को सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करके जो भी बनेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर थोड़ा सा कोशिश करके देखें, यहां 6 से 6 कट रहा है लेकिन वहां नहीं कट रहा, कट जाएगा वहां भी। यहाँ 6 से 6 काट लो, 6 से 3 और 2 काट लो, 6 कट जाएगा। और है कुछ यहाँ पे, 4 है, और यहाँ पे 9 को तो नहीं काटना, 2 से इसे 5 बार काट लो, और यहाँ पे इसे 2 बार, और यहाँ से इसे 5 बार। ठीक है, इतनी कटिंग कर ली। और तो इधर बच रहा है 8/45, और उधर बच रहा है 14/45। तो 8 और 14, 22/45। आपका आंसर हो जाएगा 22/45। क्या आंसर हो जाएगा, 22/45। इस तरीके से आप टोटल के क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल का क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ई कैसे होगा, मतलब ई आपका वो होगा जो फाइंड करना है, बाकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगर बात करें इस क्वेश्चन के बाद, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आपको टोटल समझ आया, टोटल का हमने क्वेश्चन बताया, अब जो नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी में, वो आती है बेस थ्योरम। नेक्स्ट आपकी प्रोबेबिलिटी में क्या आती है,
बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, तो चलो देखते हैं, आखिरकार इसकी भी देख लेते हैं कि बेस थ्योरम क्या होती है। तो फिर से वही कहानी है, हमने एक सैंपल स्पेस लिया। ठीक है, हमने कोई ऐसा नाम का सैंपल स्पेस लिया। उस एस नाम के सैंपल स्पेस में हमने कुछ इवेंट्स बनाए। इवेंट्स का नाम दिया E1, E2, E3, En। ठीक है, इवेंट्स का कुछ नाम दिया। अब इसी में से एक कॉमन इवेंट हुआ E। इसी में से एक कॉमन इवेंट हुआ E। इस बार ये बेस में जो होता है, ये फाइंड नहीं करना होता है, ये गिवन होता है। बेस थ्योरम में ये गिवन होता है। आपको क्या है, आपको इसका पर्टिकुलर हिस्सा किसी एक इवेंट में चाहिए होता है। देखो, टोटल में तो ये पूरा का पूरा ई चाहिए, लेकिन बेस में इस ई का किसी एक के अंदर पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए, या तो E1 के अंदर या E2 के अंदर, किसी भी एक के अंदर। सॉरी। ठीक है, तो मान लो इसका हिस्सा इसे किसके अंदर चाहिए, E1 के अंदर, सिर्फ इतना वाला, सिर्फ E1 वाला हिस्सा चाहिए। तो आप जो E1 वाला हिस्सा चाहिए, तो फॉर्मूला भी सिर्फ E1 वाला लगाएंगे, तो P E1 बाई E। E1 वाला हिस्सा चाहिए E के अंदर। ठीक है, E के अंदर E1 वाला हिस्सा चाहिए, तो फॉर्मूला बन जाता है, अब E1 इवेंट ले रहे हो तो E1 ऊपर और बाकी सारे नीचे। PE2 PE बाई E2। और ऐसे ही ये फॉर्मूला चलता जाता है n टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से बेस का फॉर्मूला बना होता है। फॉर्मूला कैसे, जिस इवेंट को चाहिए उसको ऊपर लिखो और बाकी पूरे को नीचे। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनाए, जो इवेंट चाहिए उस इवेंट की प्रोबेबिलिटीज आप ऊपर लिखो और बाकी नीचे सब सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम। अब मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी, ठीक है, कि अगर आपको E1 इवेंट चाहिए तो ऊपर E1 आएगा, E2 चाहिए तो ऊपर E2 आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से लेंगे कि आपको किस इवेंट की जरूरत है। बट एक चीज जो यहाँ पे मेन है, वो एक चीज यही है कि यहाँ पे जो ई इवेंट होगा वो गिवन होगा। यानी बेस थ्योरम में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपको गिवन कर रखी होगी, जो आपको दे रखी होगी। बस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख जाता है कि ये तो आपको दे रखा है, भाई ये तो आपको पता है, ये आपको क्वेश्चन ने दिया है, तो अभी आपको समझ जाना है कि इसमें क्या लगने वाली है, बेस थ्योरम लगने वाली है। तो चलो, लगने क्या वाली है, लगा के देख लेते हैं। ऐसे भी क्या बात हो गई भाई, लगा के देख लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि हमें क्या इसमें कुछ दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जरा पढ़ के समझो कि हमें क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या चीजें इसमें नहीं दी। तो कह रहा है बैग वन कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, बैग वन, इस बैग वन के अंदर 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है। ठीक बात है। फिर कह रहा है एक बैग टू है, एक बैग टू है जिसके अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक बात है। वन ऑफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इन दोनों में से किसी एक बैग में से एक बॉल निकाली और वो बॉल कैसी है, रेड है। अंडरलाइन दिस, फाउंड टू बी रेड। मुझे ये बात पता चल गई, ये बात उसने मुझे गिवन कर दी कि जो उसने बॉल निकाली वो बॉल कैसी निकाली, रेड निकाली। अब यही अगर मैं आपको टोटल का क्वेश्चन दिखाऊं, यही मैं आपको टोटल का क्वेश्चन दिखाऊं, तो देखो, उसने 2 बॉल्स निकाली थी,
और वो कौन सी थी ये नहीं बताया, ये बल्कि मांग लिया कि वो दोनों ये होनी चाहिए। तो टोटल में आपको कुछ भी चीज एक्स्ट्रा गिवन नहीं करता, कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा की फालतू नहीं देता। यहां उसने ये चीज दी है, इसीलिए ये क्वेश्चन टोटल का ना बनकर बेस का बनता है कि वो बॉल कैसी होगी, जो बॉल उन्होंने निकाली वो रेड होगी। ये रहेगा तो इवेंट ई ही रहेगा, तो इवेंट ई, क्योंकि इवेंट ई गिवन होता है इसमें। तो इवेंट ई क्या है? बॉल फाउंड टू बी रेड, कि बॉल कैसी पाई गई? रेड पाई गई। कैसी बॉल पाई गई? रेड पाई गई। अब मुझे क्या नहीं पता है? मुझे E1 E2 नहीं पता है। अब E1 E2 क्या है? मुझे ये तो पता है कि बॉल रेड पाई गई, बस ये नहीं पता कि वो कौन से बैग से निकली। मुझे ये तो पता चल गया कि बॉल रेड निकाली है, बट क्या नहीं पता कि वो किस बैग से निकाली है। तो मैंने मान लिया बैग 1 इज सेलेक्टेड, बैग 1 सेलेक्ट हुआ होगा बॉल निकालने के लिए, या फिर बैग सेकंड सेलेक्ट हुआ होगा। तो या तो बैग 1 सेलेक्ट हुआ होगा या फिर बैग सेकंड सेलेक्ट हुआ होगा। तो इन्हीं दोनों बैगों में से कोई एक बैग सेलेक्ट हुआ होगा। अब इन दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट हुआ है, तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, बेस थ्योरम का। आपको चाहिए बैग सेकंड से यानी E2 से, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो किस बैग से हो? सेकंड से, यानी आपको E2 चाहिए। E2 चाहिए तो E2 वाले इवेंट ऊपर, E2 E/E2, और नीचे सारे, सारे के लिए दो ही इवेंट बन रहे हैं, E1 और E2 बन रहे हैं, तो E1 वाले प्लस E2 वाले। ठीक है, तो यहां पे बात आई, तो यहां पे बात आई एक E1 वाले प्लस E2 वाले। अब इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटीज को देखें, ठीक है, P E2, E2 क्या है? बैग सेकंड सेलेक्टेड। बैग सेकंड सेलेक्ट हो रहा है कितने बैग में से? दो बैग में से। जब दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/2। पी E/E2, E/E2 का मतलब क्या है? कि बैग सेकंड सेलेक्ट हुआ हो और उसमें से कैसी बॉल निकाली हो? रेड। तो बैग सेकंड में से रेड निकाल लो, तो बैग सेकंड में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। क्यों? क्योंकि बैग सेकंड में रेड कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 11। अब E1 की बात करें तो E1 कह रहा है बैग 1 इज सेलेक्टेड, तो दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट हुआ होगा, 1/2। E/E1 कह रहा है कि अगर बैग सेलेक्ट 1 सेलेक्ट करके उसमें से रेड निकाले, तो बैग 1 सेलेक्ट करके अगर उसमें से रेड निकाले तो बैग 1 में से रेड की हो जाएगी 3 है रेड, और टोटल 7 है, तो 3/7। अब E2 की तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं ऊपर, 1/2 इंटू 5/11। अब इन्हें थोड़ा सा मतलब इन्हें कैलकुलेट कर लो, इसे इसे कैलकुलेट करके जो भी बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करके बन रहा हो तो ये कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, 1/2 से तो सारे 1/2 ही कट जाएंगे, तो ऐसे कट ही जाएंगे। 5/11 अपॉन 3/7, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 77, 11 से 7 बार, ऊपर 35, 33, 35, तो ऊपर 35, 38, 48, 68, तो 35/68। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो शायद से क्या बैठेगा? 35/68। आप एक बार देख लेना कि कैलकुलेट करके यही बन रहा है या नहीं बन रहा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। अ मैन इज नोन टू स्पीक अ ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, एक आदमी है जिसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी वो पांच में से, अगर वो पांच बातें बोलता है तो पांच में से चार बातें वो सही बोलता है। तो किसी इंसान की ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 4/5। अब उसके ट्रुथ की 4/5 है, तो उसके लाई, झूठ बोलने की 1/5 हुई। ठीक है, सच और झूठ की दोनों की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अब उसने एक डाई फेंका और रिपोर्ट करा इट इज अ 6, रिपोर्ट करा इट इज अ 6। अब इस बात को जरा नोट कर लो,
मुझे पता है डाई फेंकने के बाद क्या आया, और अगर मुझे कोई चीज पता है तो मतलब ये बेस का क्वेश्चन है। मतलब ये किस चीज का क्वेश्चन है? बेस का। और उसमें इवेंट ई मेरे को दिया है, इट इज अ 6। इट इज अ 6। तो इवन ई टू मेरे को नहीं पता, इवन ई टू बना लेता हूं चलो। अब मुझे ये तो पता है डाई फेंकने पे 6 आया, उसने मुझे ये तो बता दिया कि डाई फेंकने पे क्या आया? 6। बट मुझे ये नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। ठीक है, मैं वहां मौजूद नहीं था, बट मेरे को उसने ये बता दिया कि डाई फेंकने पे क्या आया? 6 आया। बस मुझे ये नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो या तो वो ट्रुथ बोल देगा या वो लाई कर देगा। अब आपसे मांगी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली अ 6, कि वो सही में क्या हो? 6। तो वो सही में 6 जब ही होगा जब वो सच बोलेगा। ठीक है, उसने मेरे से कहा था 6 आया है, और हकीकत में भी 6 था। इसका मतलब तो उसने मेरे से सच बोला ना। तो अगर उसने मेरे से सच बोला, तो सच में यानी इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे मांगी है, तो इवन अपॉन ई, ऊपर इवन के केसेस और नीचे दोनों केसेस, ई1 के भी और ई2 के भी। ऊपर सारे ई1 के केसेस और नीचे दोनों ई1 के भी प्लस ई2 के भी। अब मैं अगर बात करूं ई1 की प्रोबेबिलिटी की, ई1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि उसने सच बोला। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/5। अब ई1 अपॉन ई को देखूंगा, उसने सच बोला 6 था। अब उसने सच बोला 6 था, तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? 1 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सच बोला। उसने सच बोला 6 की, 1/6। उसने सच बोला कि वो क्या था? 6 था। तो उस 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ठीक है, अब ये तो आप कॉपी कर लो, 4/5 इंटू 1/6 प्लस ई टू। ई टू का मतलब है उसने झूठ बोला, और वो झूठ कितने केसेस में बोलता है? 1/5 केसेस में। इंटू, अब कह रहे हैं कि उसने झूठ बोला कि उस पे 6 था। उसने ये बात झूठ बोल दी कि डाई पे कितना आया? 6। तो मतलब डाई पे 6 नहीं आया होगा, तो 6 के अलावा कोई और नंबर आया होगा। तो 6 के अलावा डाई पे कितने नंबर आ सकते हैं? 5 में से कोई भी नंबर आया होगा, बट 6 नहीं आया। तो 5/6। अब ये क्योंकि सेम है, तो ये तो सबसे कट जाएंगे। ऊपर 4 और नीचे 9 बचेगा, तो ये 4/9 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4/9। तो इस तरीके से आप किसी भी टोटल के क्वेश्चन को कर सकते हैं और बेस के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या गिवन है और क्या नहीं। चलो, अब अगर यहां बात करें, तो एक टॉपिक आजकल जो थोड़ा चल रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वो है मीन और वेरिएंस का। मीन एंड वेरिएंस, तो आप इसे भी एक बार जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है मीन और वेरिएंस को। तो इसे भी अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम इसे भी पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स और मल्टीप्लाई में पी एक्स। यानी एक्स की मल्टीप्लाई में पी एक्स करो और उनका सम कर लो। एक्स की मल्टीप्लाई में क्या करो? पी एक्स, और उन सब का क्या कर लो? सम कर लो। वो मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? मीन। उसी तरीके से वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है तेरे जीवन की दशा। तो वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। ये मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले हैं, आपको इन्हें छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद करके जाएं। ये निकलते कैसे हैं? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पी एक्स में करके उन सब का टोटल,
x की मल्टीप्लाई px में करके उन सब के टोटल का स्क्वायर, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई px में करके उन सब का टोटल। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है, यानी कुछ इस तरीके की चीजों से ऐसे बनेगा। x और px का इस्तेमाल था ना मीन में, तो ये रहे आपके सारे x और ये रहे आपके सारे px, इन्हीं का इस्तेमाल था ना। ठीक है, मीन निकाल के दिखा दूंगा, बट इसके पहले 3 पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि हमेशा ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए के की फॉर्म में आ जाए, किसी भी अनदर वेरिएबल में आ जाए, तो एक चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें पी एक्स का जो टोटल है वो हमेशा 1 होता है। हमेशा पी एक्स का टोटल क्या होता है? 1। तो मतलब पहले पार्ट में जब आपसे के कह रहा है, तो के लिए आपको पी एक्स का टोटल, सम ऑफ पी एक्स क्या रखना है? 1 रखना है। तो कर लो जी सबका सम, के 2 के 3 के 3 के 5 के 5 के की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 1/5। इस तरीके से आप उसमें के की वैल्यू निकालोगे। क्यों? क्योंकि पी एक्स वाली सारी वैल्यूज का सम टोटल 1 बनता है। ठीक है, पी एक्स वाली सारी वैल्यूज का सम टोटल क्या बनता है? 1। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। अब सेकंड में कह रहा है एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी 3 से छोटे के लिए बताओ, यानी 2, 1 और 0 के लिए। तो 2, 1 और 0 के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी 2 के और के 3 के बन रही है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? 3 के की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 1/5, तो ये हो गई 3/5। ठीक है, अब कह रहा है 0 और 3 के बीच, यानी 1 और 2, 1 और 2 की भी देख लो मिलाकर टोटल 3 के ही बन रही है, जिसमें से के की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 1/5, तो ये होगी 3/। इस तरीके से जब आपको पार्ट्स दिए जाएंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मीन मांगा होता, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा होता? मीन, तो आप यहां एक डाटा और निकालते, जिसे आप कहते एक्सपीएक्स। क्या कहते हैं आप? एक्सपीएक्स। एक्सपीएक्स का डाटा आता जब एक्स की मल्टीप्लाई पी एक्स से होती, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई के से के, 2 की मल्टीप्लाई 2 के से 4 के, 3 की मल्टीप्लाई 2 के से 6 के, और फिर आप इन सबका टोटल करते, सिग्मा एक्स पी एक्स। फिर जब आप इन सबका टोटल करते 6 4 10 और ये 11 के बनते, के की वैल्यू मुझे पहले से पता है 1/5 है, तो ये हो जाता 11 इंटू 1/5, तो यानी 11/5। इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो, और ऐसे ही वेरिएंस का फॉर्मूला लगाकर आप वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मीन एंड वेरिएंस की भी बात समझ आई होगी। अब इतनी बात आपको किस में आनी चाहिए? इतनी बातें, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए किस चैप्टर में? चैप्टर प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ये सारी बातें आपको क्लियर होने चाहिए, जितने मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाए, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है, तो यहां आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई क्लास के साथ, ठीक है, एक और नई चैप्टर के वन शॉट सीरीज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय श्री